हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर दिमेन जानी और आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर 4 जो कंटिन्यू सीरीज है हमारी लेक्चर सीरीज, उसके अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सीरीज, उसमें पर्टिकुलरली स्टैगफ्लेशन, एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स, फिलिप्स कर्व, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशन, कॉजेस, रेमेडीज एंड सॉल्यूशंस हम डिस्कस करने वाले हैं। शायद ये लेक्चर 25 मिनट के आसपास हो, लेकिन इसके अंदर हम ये पूरे पॉइंट्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें कवर की है, आप बहुत ही इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हाँ, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो और प्रिपेयर किया था, तो वो ज़रूर से आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो इन्फ्लेशन, सेमी इन्फ्लेशन के पूरे कंसेप्ट मैंने एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किए हैं। वो जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक ये समझना थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, तो वो सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद ये कवर कीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन बेसिकली क्या है? इन इकोनॉमिक सेंस स्टैगफ्लेशन और यू कैन से रिसेशन एंड इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे देखो आप ये दो वर्ड्स यहाँ पे देख सकते हो कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसेशन एज वेल एज द इन्फ्लेशन। ठीक है, यानी कि इन्फ्लेशन भी है और रिसेशन भी है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होगा कि 100% एम्प्लॉयमेंट के बाद, किसी भी कंट्री में 100% एम्प्लॉयमेंट के बाद प्राइजेस के अंदर कंटिन्यूस बेसिस पे अगर इंक्रीज हो रही है तो उसको हम बोलेंगे इन्फ्लेशन। ठीक है, और रिसेशन यानी कि प्राइस डाउन। ठीक है, प्राइस कंटिन्यूस बेसिस पे डाउन जाती है तो प्रॉफिट कम होते हैं, तो उसको हम रिसेशन बोलेंगे। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे इन्फ्लेशन और रिसेशन दोनों चीजें आपको देखने को मिलेगी। इस अ सिचुएशन विच द इन्फ्लेशन रेट इज हाई and the economic growth rate is slow, you can say, and unemployment remains steadily high। तो तीन चीज यहाँ पे हमने मिक्स की है। देखो क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कि इन्फ्लेशन रेट इज हाई, इन्फ्लेशन काफी हाई है, यानी कि देयर इज कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो काफी कम है, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर रही है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी काफी हद तक हाई हो रहा है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, अगर आपका इन्फ्लेशन रेट हाई है तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ भी हाई होगा, उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ भी आपका अच्छा होगा, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो होगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रेट हाई होगा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो होगा। लेकिन स्टैगफ्लेशन केस के अंदर ऐसी सिचुएशन हो सकती है, जो वंस इन अ वाइल कभी कभी ये ऐसी सिचुएशन अकर होती है। कुछ कंट्रीज में ऐसी सिचुएशन आज की डेट में भी आप देख सकते हैं। आगे का कंसेप्ट है इन्फ्लेशनरी गैप, दैट वाज एक्सप्लेन बाय द केन्स। तो केन्स ने ये एक इन्फ्लेशनरी गैप का कंसेप्ट दिया है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही इजी लैंग्वेज में, आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगा। So, and the inflationary gap exists when the demand for the goods and services exceeds the production due to factors such as higher level of overall employment, increased trade activities और increased government expenditures। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे तीन चीज मेंशन की है। क्या है? सबसे पहली चीज ये देखते हैं कि when demand for the goods and services exceeds its production, यानी कि जो सप्लाई है, सप्लाई और डिमांड दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे इम्बैलेंस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 यूनिट का डिमांड है, 100 यूनिट का सप्लाई है, उसके सामने 120 यूनिट, 130, 150, 200 यूनिट का अगर डिमांड हो रहा है तो ये इम्बैलेंस हो गया। इसका मतलब सप्लाई सिर्फ 100 का है, लेकिन उसके सामने डिमांड 120, 130, 140, 150, ये इन शॉर्ट इंक्रीज हुई है। ये क्यों इंक्रीज हुई? तो अब हम देखते हैं, बिकॉज ऑफ हायर लेवल ऑफ ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इकोनॉमी के अंदर सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट है, सभी लोग नौकरी कर रहे हैं, पैसा अर्न कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। इंक्रीज्ड ट्रेड एक्टिविटीज, ऐसी कोई सीजन आ गई, फॉर एग्जांपल न्यू ईयर अभी चल रहा है, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ दिसंबर में, दिसंबर 30 आज डेट है 2020। तो अभी न्यू ईयर की सब लोग तैयारी कर रहे हैं, हालांकि कोरोना की सिचुएशन की वजह से इतनी सक्सेसफुल नहीं है, बट अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में आप देखें तो न्यू ईयर में पूरे वर्ल्ड में इस टाइम पे शॉपिंग की फेस्टिवल्स रहती है। दिवाली देख लीजिए तो वहां पे ट्रेड एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाती है। और यू कैन से इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ऐसा बोल देती है कि चलो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सब के लिए 20% बोनस या फिर एक महीने का सैलरी सबको एज अ बोनस मिलेगा। तो लोगों गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर यहाँ पे इंक्रीज हुआ, और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड करिए तो लोगों के पास से पैसा ज्यादा आएगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो उनका एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब एक फिगर के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखो, ये हमारा एक्सपेंडिचर है, अब यहाँ पे हमारी इनकम है। ठीक है, अब अगर आप देखो मेरी इनकम फॉर एग्जाम्पल 92 रुपीज है, एक सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो मेरी एक पर्टिकुलर
पॉइंट पे डिमांड होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 यूनिट की मेरी डिमांड है और नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में हर महीने मेरी 92 रुपीज़ की इनकम थी, तो मैं इतना यूनिट का डिमांड में हर महीने करता था। अब अगर सपोज इन तीन में से कोई भी एक चीज़ हुई, फॉर एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया या ट्रेड एक्टिविटी इंक्रीज हो गई या फिर गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया, मुझे अनएंटिसिपेटेड इनकम मिल गई, तो इस तरह से कुछ भी हुआ और मुझे पैसे मिले, ठीक है, और मैंने 8 रुपये ज़्यादा कमाए, तो अब क्या होगा कि 92 का जो परचेस करता था अब मेरे पास 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ का मैं यहाँ पे परचेस करूंगा। तो पहले जो सिर्फ 10 यूनिट परचेस करता था अब शायद मैं 12 या 13 यूनिट का यहाँ पे परचेस करूंगा, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है आप देख सकते हो, 92 से 8 के बीच में, 92 से 100 के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस को हम इन्फ्लेशनरी गैप बोलेंगे। क्यों इन्फ्लेशनरी गैप है? क्योंकि लोगों के पास पैसा बढ़ा, उन पैसों की वजह से लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ी और उन वजह से लोगों ने ज़्यादा परचेस करना स्टार्ट किया। तो सप्लाई इनका शॉर्ट टर्म में लिमिटेड ही था, ठीक है। सप्लाई फॉर एग्जांपल 10 यूनिट का ही था, लेकिन शॉर्ट टर्म में लोगों की इनकम इंक्रीज हुई या फिर ट्रेड एक्टिविटीज़ में इंक्रीज हुई, तो उसके लिए क्या हो गया, सप्लाई को आप डिमांड के हिसाब से शॉर्ट टर्म में मीटअप नहीं कर सकते, इसलिए जो आपका सप्लाई है उस सप्लाई की प्राइस इंक्रीज होगी, यानी कि गुड्स और सर्विसेज की प्राइस इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये जो 92 से आप 100 के बीच में ये जो गैप है, इसको इन्फ्लेशनरी गैप हम बोलेंगे। आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते तो ये एक्चुअल डिमांड कब है और ये पोटेंशियल डिमांड कब है, तो ये दोनों के बीच में ये जो गैप हमने यहाँ पे देखा उसको हम इन्फ्लेशनरी गैप बोलेंगे। इन शॉर्ट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से या फिर ट्रेड एक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से लोगों के पास अगर ज़्यादा पैसा होगा तो लोग ज़्यादा खर्च करेंगे और एक्सपेक्टेड से ज़्यादा खर्चा करेंगे, और ये जो ज़्यादा खर्चा होगा लोगों की एक्सपेक्टेशन थी। फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम 100 रुपीज़ है, मेरी एक्सपेक्टेशन है मैं 92 रुपीज़ का परचेज करूंगा, लेकिन अगर मैं 100 रुपीज़ का परचेज करता हूँ दैट मीन्स आई एम परचेजिंग बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में उसको मीटअप करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए ये जो गैप क्रिएट हो रहा है उसको हम बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। Now moving on the next step, that is the anti-inflationary measures। अब भाई इन्फ्लेशन को अगर मुझे कंट्रोल करना है, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि इन्फ्लेशन बेसिकली क्या है, तो इन्फ्लेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि 100% एम्प्लॉयमेंट होने के बाद अगर कंट्री में कंटिन्यूस बेसिस पे प्राइस राइज होती है तो उसको हम बोलेंगे इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन कुछ हद तक सही है, कुछ हद के बाद अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ये इकोनॉमी के लिए डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर पेट्रोल की प्राइस हर कंटिन्यूस बेसिस पे हर महीने 5 रुपीज़ का उसका इंक्रीमेंट होगा तो क्या सिचुएशन होगी। आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो पेट्रोल डीजल को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और गाड़ी यार सब छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे लिए अब या फिर बहुत ही कम यूटिलाइजेशन कर देंगे। अगर पेट्रोल 100, 150, 200, 300, 500 रुपीज़ पर लीटर हो जाता है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और ये इन्फ्लेशन जो कंट्रोल होता है वो मॉनिटरी पॉलिसीज यानी मॉनिटरी मेजर्स से थ्रू होता है। पर्टिकुलरली हमारी कंट्री में आरबीआई इसको कंट्रोल या फिर रेगुलेट करती है। तो मॉनिटरी मेजर्स हम देखेंगे, सबसे पहला ऑप्शन है बैंक रेट। अब बैंक रेट बेसिकली क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है, जैसे मैं आपको एक केस एक्सप्लेन करके एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ। मान लीजिए मैं आईसीआईसीआई बैंक हूँ, ठीक है, और 100 करोड़ रुपीस मेरे पास फिक्स डिपॉजिट पड़ी है, लोगों ने मेरे पास 100 करोड़ रुपीस का डिपॉजिट किया है। तो ये 100 करोड़ रुपीस में से सपोज 10% मैं कैश ऑन हैंड रखता हूँ, बाकी के 90% यानी कि 90 करोड़ रुपीस मैं एज अ लोन दे देता हूँ, ठीक है। और कस्टमर्स के पास से जो मैं डिपॉजिट कलेक्ट करता हूँ वो फॉर एग्जांपल 6% पे कलेक्ट कर रहा हूँ, और जो बिजनेस पर्सनस है, बिजनेस हाउस है, इंडस्ट्रीज है, उनको मैं 9% पे दे रहा हूँ। तो ये 3% का जो प्रॉफिट है ये मेरे लिए प्रॉफिट होगा, ये जो डिफरेंस है मेरे लिए प्रॉफिट होगा। हर बैंक यही करती है और इसी तरह से अपना एक्सपेंडिचर को निकालती है। तो 100 करोड़ रुपीस में से मैंने 90 करोड़ एज अ लोन दे दिए। अब सिचुएशन ऐसी है कि मुझे और पैसे की ज़रूरत है। एक बंदा है जो मेरे पास से, या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स आर देयर हु आर आस्किंग फॉर अनदर 20 करोड़ रुपीस लोन। 20 करोड़ रुपए की और लोन इनको चाहिए, लेकिन मेरे पास अब पैसा नहीं है। मेरे पास जो 90 करोड़ थे वो मैंने दे दिए। तो इस सिचुएशन में मैं किसका कांटेक्ट करूंगा, आरबीआई का कांटेक्ट करूंगा, ठीक है। और आरबीआई को बोलूंगा मुझे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, आप मुझे फाइनेंस प्रोवाइड कीजिए।
आरबीआई बोलेगी ठीक है, मैं आपको 20 करोड़ रुपए प्रोवाइड करूंगा, लेकिन 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा उसको हम बोलेंगे बैंक रेट। तो बैंक रेट का मतलब क्या हुआ कि कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास से जो फाइनेंस परचेस करती है, जो लोन लेती है, जिस रेट पे वो लोन लेती है, उस रेट को हम बोलेंगे बैंक रेट। यानी कि आईसीआईसीआई बैंक आरबीआई के पास जिस पर्टिकुलर रेट पे लोन हायर करेगी, लोन परचेस करेगी, पैसे लेगी, उसको हम बोलेंगे बैंक रेट। ठीक है, अब ये इन्फ्लेशन होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि लोगों के पास ज्यादा पैसा है, इसकी वजह से मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है, इसकी वजह से ये इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो आरबीआई को ऐसा लगता है कि चलो इन्फ्लेशन को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, तो अभी तक आरबीआई 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कॉमर्शियल बैंक यानी कि फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक को ये लोन दे रही थी, और कॉमर्शियल बैंक यानी कि आरबीआई जो आईसीआईसीआई बैंक थी वो ट्रेडर को 6% या 7% पे दे रही थी, लोन दे रही थी। ठीक है, इसका जरा स्ट्रक्चर समझिए। ये ट्रेडर है, ट्रेडर कॉमर्शियल बैंक के पास से 7% पे लोन ले रही थी, और ये कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास से 4% पे लोन ले रही है। ठीक है, और जो ट्रेडर है, ट्रेडर को सपोज 8% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, यानी कि ये इसको 4% पे लोन दे रही है, कॉमर्शियल बैंक इसको 7% पे लोन दे रही है, और ट्रेडर जो है बिजनेस पर्सन है, ये बिजनेस पर्सन बिजनेस कर रहा है, उसको 8% का रिटर्न मिल रहा है, यानी कि 1% का इसको रिटर्न मिल रहा है। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। अब अगर आरबीआई को ऐसा लगता है कि ये मुझे कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन को कम करना है, तो उस केस में आरबीआई क्या करेगी कि जो बैंक रेट है वो बैंक रेट को 4% से इंक्रीज करके 6% कर दिया। ठीक है, तो अब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास से कितने में पैसा परचेस करेगी? 6% पे। अब 6% कॉमर्शियल बैंक को मिल रहा है, तो कॉमर्शियल बैंक अपना 3% उसके अंदर ऐड करेगी, और ट्रेडर को कितने रुपए में कितने इंटरेस्ट पे देगी? 9%। अब ट्रेडर क्या बोलेगा, अरे भाई मुझे 8% मिल रहा है, तो 9% में तुम्हारे पास लेके क्या करूंगा, तो मुझे ये लोन नहीं चाहिए। तो अब तक जो 4% पे यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक आरबीआई कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास से लोन ले रही थी, अब वो 6% हो गया, तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया। तो मार्केट में जो अभी तक पैसा जा रहा था वो मनी सप्लाई ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा वहां पे। ठीक है, और मार्केट में मनी सप्लाई स्टॉप हो जाएगा तो धीरे धीरे इन्फ्लेशन की सिचुएशन भी कंट्रोल में आने लगेगी। इन शॉर्ट, आरबीआई क्या करेगी कि मैक्सिमम जिस हिसाब से मनी सप्लाई किसी भी हिसाब से कंट्रोल करना है। अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो मनी सप्लाई कम करना है, डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो मनी सप्लाई इंक्रीज करना है, जो हम आगे के पॉइंट में देखेंगे। नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन बेसिकली क्या होता है? ये ओपन मार्केट और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इनफैक्ट ये तीन चीज मैं आप लोगों को एक साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ, जरा समझिए। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 100 करोड़ रुपीस मेरी डिपॉजिट है, आईसीआईसीआई बैंक हूँ मैं, और मेरी डिपॉजिट है, और 100 करोड़ रुपीस में रिजर्व बैंक के एक रूल के हिसाब से मुझे कैश रिजर्व रेशियो अपने पास रखना है। फॉर एग्जांपल 5% इज द कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, 5% कैश रिजर्व रेशियो, इसका मतलब ये होगा कि 100 करोड़ रुपीस अगर मेरे पास फिक्स डिपॉजिट है, तो उसमें से 5% यानी कि 5 करोड़ रुपए मुझे कैश ऑन हैंड रखने हैं। ठीक है, ये कंपलसरी मुझे अपने पास रखना है, इसको मैं इश्यू लोन नहीं दे सकता है, ये पैसे मुझे अपने पास रखना है। और उसी तरह से स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये होता है, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को ये बोलती है कि आपकी टोटल जितनी भी फिक्स डिपॉजिट्स है, टोटल जो भी अमाउंट है, उसका सर्टेन प्रोपोर्शन आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर 100 करोड़ रुपीस आईसीआईसीआई बैंक की उसकी कैपिटल है यानी कि डिपॉजिट्स है, तो डिपॉजिट में से 5% कैश रिजर्व रेशियो यानी 5 करोड़ रुपए कैश ऑन हैंड रखेगी, और फॉर एग्जांपल 15% स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी है। ठीक है, यानी 100 करोड़ के 15% यानी 15 करोड़ के रुपए कॉमर्शियल बैंक को कंपलसरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कंपलसरी। ठीक है, यानी कि 15 करोड़ यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी के पास आ गए, 5 करोड़ रुपए आपने कैश रिजर्व रेशियो के फॉर्म के अंदर रख लिया, तो आपको 100 करोड़ में से 20 करोड़ तो ऐसे ही निकल गए। अब अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो उस केस में आरबीआई क्या बोलेगी कि चलो भाई आप ओपन मार्केट ऑपरेशन करेगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर गवर्नमेंट आरबीआई क्या करेगी कि लोगों को कॉमर्शियल बैंक के पास जो पैसा है वो पैसे के ऊपर आरबीआई की नजर है।
आरबीआई को कॉमर्शियल बैंक के पास से ज़्यादा पैसा कलेक्ट करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास आएगा उतना ही कम पैसा मार्केट के अंदर जाएगा, और जितना पैसा कम मार्केट में जाएगा इन्फ्लेशन उतना जल्दी कंट्रोल में आएगा। तो अब आरबीआई क्या करेगी कि यहाँ पे 15 करोड़ की सिक्योरिटीज हमने आईसीआईसीआई बैंक ने इन्वेस्ट किया है 15 करोड़ रुपए का। तो ये जो 15 करोड़ है, अब आरबीआई बोलेगी कि भाई चलो 15 करोड़ की जगह अब आपको 20 करोड़ यानी कि 20% एसएलआर हो गया है, अब आपको 20 करोड़ की सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना है। तो 100 करोड़ में से मैंने सिर्फ पहले 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, अब मैं 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, यानी कि 5 करोड़ जो मार्केट में अभी तक जा रहे थे अब वो 5 करोड़ नहीं जाएंगे, और सिर्फ जो अमाउंट था वो सिर्फ 20 करोड़ में मेरे पास हो रहे थे, अब 25 करोड़ मैं अपने पास रख रहा हूँ, मतलब सीआरआर और एसएलआर के फॉर्म में रख रहा हूँ, और बाकी की 75 करोड़ अब मार्केट पे, जो पहले 80 करोड़ जाते थे अब सिर्फ 75 करोड़ रुपीस यहाँ पे मार्केट में जा रहा है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करेगी कि आरबीआई कंपल्सरी बोलेगी कॉमर्शियल बैंक को कि आप अभी तक आपने सिर्फ 15 करोड़ की सिक्योरिटी परचेस की है, लेकिन आपको 20 करोड़ की सिक्योरिटी परचेस करनी है, ठीक है, कंपलसरी, वो भी उसमें ऑप्शन नहीं होता, वो कंपलसरी होती है। तो कंपलसरी आप 5 करोड़ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी आप परचेस कीजिए ताकि जो 80 करोड़ अब तक जा रहे थे अब सिर्फ 75 करोड़ ही जाएंगे। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई क्या करेगी कि कंपलसरी इनको बोलेगी कि भाई आपके पास सिर्फ 20 करोड़ की सिक्योरिटीज है, 25 करोड़ की सिक्योरिटी करो, 30 करोड़ की सिक्योरिटी करो, इस हिसाब से ये एसएलआर रेशियो इंक्रीज होगा। तो और कैश रिजर्व रेशियो के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि 5% का कैश रिजर्व रेशियो है, तो आरबीआई को ऐसा लगता है कि भाई इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो 5 से इंक्रीज करके इसको 6 कर दो, 6.5 कर दो, 7% कर दो, तो जितना परसेंटेज ये इंक्रीज होगा उतना ही मार्केट के अंदर पैसा कम जाएगा। नेक्स्ट इज डायरेक्टिव्स फ्रॉम आरबीआई। टाइम टू टाइम आरबीआई डायरेक्टिव्स प्रोवाइड करती रहेगी कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, ये सेक्टर में आप पैसा देना है, ये सेक्टर में पैसा नहीं देना, एटसेट्रा। नेक्स्ट इज फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, यानी कि सोर्सेस ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड, गवर्नमेंट का पैसा कहाँ पे आएगा, किस तरह से आएगा, और उसका एक्सपेंडिचर किस हिसाब से करना है, उसको हम फिस्कल पॉलिसी बोलेंगे। तो ये गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी से भी डिटरमाइन करती है कि इन्फ्लेशन को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट ऑटोमोबाइल में जो बजट है या फिर जो अमाउंट सपोर्ट करती थी, प्रोवाइड करती थी, वो कम कर देगी, ठीक है, जिससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन रेट कम होने के चांसेस रहते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द इंडेक्सेशन। अब इंडेक्सेशन एक्चुअली कोई एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर नहीं है, बट इंडेक्सेशन का मेन काम क्या है कि जिस हिसाब से इन्फ्लेशन की रेट बढ़ती है, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ता है, उसी हिसाब से एम्प्लॉयज़ को सैलरी में इंक्रीमेंट मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने डीएनएस अनाउंस सुना होगा, जिसको हम शॉर्ट में डीए बोलते हैं। तो ये इंडेक्सेशन से क्या होगा कि जिस तरह से इन्फ्लेशन के रेट में इंक्रीमेंट होता है, उसी तरह से गवर्नमेंट जो भी उसके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो उनकी डीए के अंदर उतना इंक्रीमेंट करती है, यानी कि जितना इंक्रीमेंट सपोज इन्फ्लेशन रेट 5% है, तो यहाँ पे भी 5% का डीए में इंक्रीमेंट होगा, ताकि दोनों एक दूसरे के साथ ऑफसेट हो जाए।